हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हमने स्मूथ सरफेसेस के लिए अभी तक लिए हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स हम अभी फ्रिक्शनल सरफेसेस के लिए कैसे अप्लाई हो सकते हैं, क्या वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है, कैसा क्या उसका काइनेमेटिक्स होता है, वो सब देखने की इसमें हम कोशिश करने वाले हैं। काफ़ी प्रकार के न्यूमेरिकल्स अभी हमको आने वाले वीडियोस में देखने हैं, तो चलिए एक दर एक हर वीडियो में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखते जाते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे वीडियो रहेगा ये रहेगा सिंपल ब्लॉक एंड सरफेस सिस्टम वाले न्यूमेरिकल्स। पहले एक वेरिएबल फॉर्म में हम देख लेते हैं और फिर उसको अपन न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना। जिनको लगता है कि मतलब वो एक साथ समझ सकते हैं पूरा या फिर नोट्स की ज़रूरत नहीं तो ठीक है, अगर उनके पास कोई अच्छे रिजिड नोट्स होंगे तो आप उसमें से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप खुद के नोट्स भी इसलिए बनाइए क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन योर लास्ट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स ऑन फ्रिक्शन। तो पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जिनको न्यूमेरिकल लिखना है वो लिख भी सकते हैं, जिनको नहीं लिखना है वो नहीं भी लिख सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल ओरली यहाँ पे बोल के बता देता हूँ कि कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इज मोर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल ये कहता है कि इसकी सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए। तो देखिए इसका काइनेमेटिक्स अपन पढ़ेंगे। जितना भी वेट इस ब्लॉक पे लग रहा है वो लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना लग रहा है वो mg। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमारा n ऊपर। कहाँ लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n हमारा ऊपर। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F आगे। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं हम लगेगा पीछे F मैक्स। क्लियर है सीन यहाँ तक? अब काइनेमेटिक्स से ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन y डायरेक्शन इज 0। तो एक फोर्स लग रहा है ऊपर n माइनस एक फोर्स लग रहा है mg नीचे, ये हो जाएगा 0। ऊपर माइनस नीचे 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी? यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएंगी हमारी mg। कितने हो जाएंगे n की वैल्यू हमारी? mg। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज म्यू टाइम्स n। कितना है हमारा? mg। सो म्यू mg इज आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जिसके ऊपर अभी लग नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा एफ मैक्स है इस केस में, एफ मैक्स है वो कितना है हमारा? म्यू एम जी। एफ मैक्स इज अवर म्यू एम जी। क्लियर है सीन? अब देखिए तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी हो गई हमारे यहाँ पे? म्यू एम जी। अब देखिए केसेस बना देते हैं यहाँ पे कि मान लो कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो एफ, ये लेस देन आपका एफ मैक्स है। मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो ये लेस देन म्यू एम जी है, ऐसा मान लेते हैं, लेस देन म्यू एम जी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपका फोर्स लेस देन एफ मैक्स है इसका मतलब फ्रिक्शन उसको रोक ही लेगा। कि जैसे मान लो अगर ये 10 है और फ्रिक्शनल फोर्स आपका मैक्सिमम 20 है तो फिर ये रोक ही लेगा। ये कितना लगेगा? तब 10 लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? तब एफ मैक्स नहीं लगेगा। वो तो लग सकता है सर, लगेगा नहीं। लगेगा कितना? जितने की जरूरत है। जैसे मान लो अगर ये लग सकता है 20 लेकिन ये 10 ही लगा हो तो ये 10 ही लगेगा। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो F कितना लगेगा? जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही लगेगा। एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? इट विल बी 0। क्या रहेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन? 0। और सेकंड केस कि भाई साहब जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो ग्रेटर देन एफ मैक्स है। ये लेस देन और इक्वल्स टू भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ग्रेटर देन एफ मैक्स है, ग्रेटर देन एफ मैक्स है। तो अभी क्या होगा? आपका बॉडी विल मूव। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बॉडी will move with uniform acceleration. Body will move with uniform acceleration of A is equals to, वो हमको निकालना है। अब अगर F ग्रेटर देन F मैक्स है, F ज्यादा है F मैक्स से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? F माइनस F मैक्स, and that net force is nothing but mass into acceleration. So what will be acceleration? It is net force F minus F max upon क्या लिख देंगे यहाँ पे अपन m।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देंगे अपन एफ माइनस एफ मैक्स अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे अपन एम, खत्म। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच द बॉडी विल मूव अहेड। अब जितना ज़्यादा एफ मैक्स तो आपका डिफाइंड है सर, एफ मैक्स तो आपका डिफाइंड है, जैसे अगर ये 20 होगा तो 20 ही रहेगा, या बड़ा 30, 40, 50, 60, तो जितना आपका ज़्यादा एफ रहेगा उतना ज़्यादा एफ माइनस एफ मैक्स रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा। जितना ज़्यादा न्यूमरेटर रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका कांस्टेंट है, मास तो वही रहना है, 2 kg, 3 kg, 4 kg जो अपने लिए वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये हो गया हमारा एक सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, लेकिन किसके लिए? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। वही अपन हॉरिजॉन्टल अभी इंक्लाइंड सरफेस के लिए सीन क्रिएट कर लेते हैं। किसके लिए बेटा? इंक्लाइंड सरफेस के लिए। जैसे मान लो इसका मास m है, एंगल है थीटा, तो नीचे कितना लगेगा बोलो? नीचे लगेगा mg, इधर लग जाएगा हमारा mg cos थीटा, और इधर लग जाएगा हमारा mg sin थीटा, ऊपर लग जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n। तो इसको मिटा देते क्योंकि हमने इसको अभी रिजॉल्व कर लिया है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। क्लियर है सीन? मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसके तहत है म्यू। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बॉडी कहाँ जाना चाहती है? नीचे। कहाँ जाना चाहती है? नीचे। तो कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा एफ, और एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे? हमारा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले निकाल लेते कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। अब इस केस में देखो एन हमारा mg नहीं है। अगर मैं बोलूँ कार्टेशियन सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा कार्टेशियन सिस्टम कुछ इस तरह से है, लेकिन वही कार्टेशियन सिस्टम हमारे यहाँ पे थोड़ा आड़ा है। तो बोलेंगे यहाँ पे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, क्योंकि बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, इज 0। तो ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू हो जाएंगे 0। तो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएंगी mg cos थीटा। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स? देन एफ मैक्स इट वुड बी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ मैक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा म्यू टाइम्स व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg cos थीटा। कितना हो जाएगा? म्यू हमारा एफ मैक्स हो जाएगा हमारा म्यू mg cos थीटा, खत्म। म्यू mg cos थीटा, दैट्स इट। इसके ऊपर अभी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन हो नहीं सकती फॉर गिवन एंगल थीटा। अगर आप थीटा चेंज कर दे, देखो यहाँ पे आपका म्यू तो कांस्टेंट है बेटा, म्यू कांस्टेंट है। एक बार जो आपने जो सरफेस ले लिया तो उसके लिए म्यू तो डिफाइन ही रहेगा। एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कहेगा आपका यहाँ पे? थीटा। कि आप प्लैंक को ऐसा रख रहे, ऐसा रख रहे, ऐसा 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 कैसा रख रहे, तो अगर आपका थीटा चेंज हो जाएगा तो आपका एफ मैक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स को देखो, अगर आप ब्लॉक के ऊपर अच्छे से देखे तो ब्लॉक को नीचे कौन लेके जाना चाह रहा है? ब्लॉक को नीचे लेके जाना चाह रहा है यहाँ पे mg sin थीटा, और ब्लॉक को यहाँ पे रोक रहा है म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा ड्राइविंग और ये हो जाएगा अपोजिंग। अब यहाँ पे भी सीन बनेंगे। देखो किसी कारण से अगर मान लो कि आपका एफ मैक्स ज्यादा हो आपका mg sin थीटा से, देन एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। क्यों सर? कि जैसे मान लो आपका जो mg sin एफ मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लग सकता है आपका 20, और मान लो आपका mg sin थीटा है 15, तो ये तो लग तो 20 सकता है ना, लगेगा कितना? 15 को ही रोकना है तो 15 ही लगेगा। तो अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा तो ये तो अपने थोड़ा फोर्स देकर इसको क्या कर लेगा? रोक लेगा, जाने नहीं देगा। जब आपका लिमिटिंग वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या? कि जब आपका ये और ये फोर्स बैलेंस रहेगा तब बॉडी में एक्सेलरेशन रहेगा 0। अभी भी 0 ही है, लेकिन अभी बॉडी रेस्ट में है। बॉडी कैसा है आपका? रेस्ट में। एक्सेलरेशन 0 का अर्थ 2 होता है, एक तो बॉडी रेस्ट में होगा, नहीं तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो ये रेस्ट वाला केस है कि भाई साहब ये है तुम्हारा 15 और ये तुम्हारा लग सकता है 20, तो ये तो 15 लग के इसको रोक लेगा, क्योंकि एफ मैक्स की जो वैल्यू जो लग सकती है मैक्सिमम वैल्यू वही म्यू mg cos थीटा है, वही 15 है, 20 है, तो 15 को तो रोक ही लेगा। तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, इट विल नॉट मूव। सेकेंड केस की जैसे मान लो आपकी जो mg sin थीटा की वैल्यू है वो जस्ट इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा है, जस्ट इक्वल्स टू, मतलब क्या कि आपका mg sin थीटा एफ मैक्स जो है, एफ मैक्स वो जस्ट इक्वल्स टू कितना है? हमारा mg sin थीटा है, इक्वल है। तो इस में क्या होगा कि हमारा म्यू mg cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से mg को कर लेते हैं भाई कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है हमारी? tan थीटा। क्या बन रही है? म्यू की वैल्यू tan थीटा। मतलब अगर आपका जो एंगल है थीटा ऑफ इंक्लिनेशन ये किसके जितना है? tan इनवर्स ऑफ म्यू जितना है,
tan इनवर्स ऑफ म्यू, म्यू मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको म्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया है 0.75, तो 0.75 मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.75 मतलब 3/4, ये हो जाएगा 37 डिग्री 37 डिग्री। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका एक्सेलरेशन रहेगा 0। और ये बाउंड्री कंडीशन है कि जस्ट यहाँ पे फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस कर लिया बेटा, आपके किसको बैलेंस कर लिया यहाँ पे, आपके वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, क्योंकि ये वेट का वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस उल्टा है ना यहाँ पे, मतलब तिरछा है, सॉरी उल्टा नहीं, थोड़ा इंक्लाइन है, ठीक है। तो जस्ट बैलेंस कर लिया भाई साहब, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, मतलब अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेंगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होंगी बॉडी यहाँ पे। क्लियर है सीन। और तीसरा कि अगर मान लो एंगल आपने और बढ़ा दिया एंगल, है ना, tan इनवर्स ऑफ म्यू से, देखो ये कब का सीन है, जब आपका एंगल जो है वो लेस देन tan इनवर्स ऑफ म्यू है, मतलब 37 से कम। इस केस के लिए अगर म्यू 0.75 होगा तो 37 से कम अगर होगा तो ये केस है, चलेगा ही नहीं। 37 जितना है तो ये केस है, बराबर है। और अगर एंगल आपका 37 से ज्यादा है, मतलब tan इनवर्स ऑफ म्यू मतलब 37 से ज्यादा है, तो बॉडी आएंगी आपकी नीचे, बॉडी आएंगी आपकी नीचे। क्यों? क्योंकि अगर आपका थीटा बढ़ गया तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो mg साइन थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ गया तो कॉस थीटा घटेगा, क्योंकि कॉस 0 1 है और कॉस 90 0 है। तो जैसे थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है, तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ये देखो इनिशियली जब 0 था, है ना, इनिशियली जब 0 था तब ये कितना था आपका 0, जरूर जैसे थीटा बढ़ा, ये बढ़ते गया और कॉस थीटा घटते गया, तो ये वो वाली कंडीशन है। फिर एक कंडीशन ऐसे आएंगी कि आपका म्यू mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, म्यू mg कॉस थीटा। वो कब रहेगा बेटा, जब हमारा थीटा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू। इस केस में हम इसको कहते हैं बेटा बाउंड्री कंडीशन। कौन सी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। और फिर जब आप थीटा और बढ़ाओगे तो mg साइन थीटा बढ़ेगा और म्यू mg साइन थीटा घटेगा। तो अभी ड्राइविंग फोर्स जो है ये वाला, ये हावी है किसके ऊपर बेटा, अपोजिंग फोर्स के ऊपर, तो बॉडी आएगा नीचे। और ये अलग हमेशा 37 डिग्री के लिए ऐसा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी म्यू की वैल्यू क्या है, और इसलिए इस वैल्यू को कहा जाता है बेटा, ये थीटा की वैल्यू को कहा जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहा जाता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। क्यों इसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है पता है, क्योंकि ये एंगल के ऊपर अगर आपका थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज अपन लिख देंगे थीटा पी से। किससे लिख देंगे, थीटा पी से। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन थीटा पी है तो बॉडी नीचे आएगा। अगर आपका थीटा इज इक्वल्स टू थीटा पी है तो ये बाउंड्री कंडीशन है। और अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन थीटा पी है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है, 37 डिग्री है, एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है, लेकिन आपकी बॉडी 20 डिग्री पे ही है, तो फिर ये पहला कंडीशन। ये वो कंडीशन है जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ये वो कंडीशन है जब आपका एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। और अभी जो हम पढ़ेंगे ये वो कंडीशन है जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर आपका mg साइन थीटा ज्यादा है म्यू mg कॉस थीटा से, म्यू mg कॉस थीटा से, तो अभी नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। तो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पे आपका रहेगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो m कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक सीखने लायक है, पता है क्या है, कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो म्यू पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो जो एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे ब्लॉक का बेटा, वो कितना रहेगा हमारा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो जब हमने स्मूथ सरफेस लिया था, स्मूथ सरफेस, तो एक्सेलरेशन कितना आया था नीचे, जी साइन थीटा, और अभी कितना आ रहा है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ रहा है। खत्म। तो यहां से हम 3 चीजें डेराइव कर सकते हैं बेटा। क्या, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। क्या डेराइव कर सकते हैं इंक्लाइंड सरफेस के लिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ रिपोज। क्या है एंगल ऑफ रिपोज, इट इज दैट वैल्यू ऑफ थीटा, कि उससे ऊपर अगर अभी वैल्यू बढ़ गया थीटा का तो फिर भाई साहब बॉडी आएगा नीचे, अगर उससे कम है तो बॉडी अपने आप वही रह जाएगा। तो 3 कंडीशन है भाई साहब, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोजिशनिंग, रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, थीटा p इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। अब 3 कंडीशंस, अगर आपका थीटा लेस देन थीटा p है, सेकेंड कंडीशन अगर आपका थीटा इज इक्वल्स टू थीटा p है, और थर्ड कंडीशन अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन थीटा p है। तो पहला कंडीशन क्या है बेटा, कि थीटा लेस देन थीटा p है। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो mg साइन थीटा कंपोनेंट है
वो कम है एज कम्पेयर टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो है, एम जी साइन थीटा वो लेस है एज कम्पेयर टू म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा इज लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो एम जी से एम जी कैंसिल बेटा, एम जी से एम जी कैंसिल, है ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टैन थीटा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टैन थीटा इज लेस देन म्यू, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टैन थीटा इज लेस देन व्हाट इज म्यू, इट इज टैन थीटा पी। म्यू इज टैन थीटा पी। तो देखो ना टैन सेम है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं थीटा इज लेस देन थीटा पी। तो अगर आपका थीटा लेस देन थीटा पी होगा तो पहला कंडीशन ये वाला एफ मैक्स ग्रेटर है आपका। एफ मैक्स मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एम जी साइन थीटा। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारा 0। सेकेंड केस अगर इक्वल रहता है, इक्वल मतलब क्या कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी अगेन कैंसिल, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा हमारा टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। मतलब ये हम लिख सकते कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा पी। मतलब लिख सकते कि थीटा इज इक्वल्स टू थीटा पी इक्वल है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गया कि म्यू क्या है हमारा, म्यू इज टैन थीटा, और थीटा क्या है हमारा थीटा पी, एंगल ऑफ रिपोज। और तीसरा कंडीशन कि अगर थीटा आपका ज्यादा है थीटा पी से, कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज मतलब उस गिवन पेयर के लिए फॉर दैट गिवन म्यू जो आपका थीटा है, कि भाई वो वैल्यू के ऊपर देखो ना, आप एक काम करो, आपके पास वो राइटिंग पैड होगा ना, वो उसको लो और उसके ऊपर कोई कंपास रख दो आपका, और देखो एंगल बढ़ाते जाओ। फॉर सम स्टार्टिंग एंगल्स वो नीचे नहीं आएगा। क्यों नीचे नहीं आएगा? क्योंकि आपका एम जी साइन थीटा से ज्यादा म्यू एम जी कॉस थीटा है। एंगल बढ़ाओ, हल्का सा एक मूवमेंट आएगा, तब आपका एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाओ तो फिर एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा से ऑब्जेक्ट आएगा नीचे। तो दिस इज थीटा लेस देन थीटा पी, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू थीटा पी, एंड दिस इज थीटा ग्रेटर देन थीटा पी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे जस्ट इक्वल्स नेट फोर्स 0, और यहाँ पे नेट फोर्स नीचे, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे। कितना नीचे? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब देखो ना, जब फ्रिक्शन नहीं था मतलब म्यू नहीं था, तो एक्सेलरेशन क्या था हमारा? जी साइन थीटा खत्म, एक्सेलरेशन था हमारा जी साइन थीटा, दैट्स इट। क्लियर है सीन? तो जब थीटा आपका ग्रेटर रहेगा थीटा पी से बेटा, इसका अर्थ क्या है कि नेट फोर्स कहाँ है? नीचे, मतलब एम जी साइन थीटा आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। मतलब नेट फोर्स क्या बचेगा आपका? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड दैट नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो एम कैंसिल हो गया, तो ये डिपेंड नहीं करता मास पे एक्सेलरेशन, तो ए हो जाएगा हमारा वही वापस से जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कोई बुक में इसको कैसा लिखा रहेगा? ए इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट, जी कॉमन हो जाएगा, जी इन ब्रैकेट लिखा रहेगा यहाँ पे बेटा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये भी सही है, वो भी सही है, बस लिखने का अपना अपना तरीका है सब लोगों का। तो ये बहुत बढ़िया से हमने यहाँ पे तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या उसके आउटकम हो सकते हैं। खत्म। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते बढ़िया, और फिर और आगे बढ़ेंगे। बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं भाई साहब कि एक ब्लॉक है वापस से वही 10 kg बहुत हो गया सर, कुछ चेंज करो 20 kg ले लो सर, 2 ब्लॉक्स लगा दो 20 kg, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक का सेम ले लेंगे अपन, वो ले लेंगे 0.4 ले लेते, ठीक है, 0.3 ले लेंगे, चलो 0.3। फोर्स यहाँ पे हमने लगा दिया मान लेते हैं 100 न्यूटन्स का। कितने न्यूटन्स का? 100 न्यूटन्स का। सवाल वही है कि ब्लॉक 10 सेकेंड्स बाद फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। अब देखो अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो आप सीधा सीधा क्या करते? F इज टू एम ए, एक्सेलरेशन आ जाता आपका 5, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के आप ये दोनों निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, इट मीन्स कि ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस होगा तो नेट फोर्स 100 नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है या नहीं है। क्योंकि अगर ये वैल्यू ज्यादा होंगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर 120 होगा तो ये 100 को तो ऐसे रोक लेगा, अगर ये 60 होगा तो ये 40 से आगे जाएगा, 60 होगा
तो 40 से आगे जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 60 is 40। ठीक है, ये देखना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला काम, सुंदर, अति सुंदर, सुशील डायग्राम। 20 kg, नीचे लगेगा 200 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आगे लगेगा फोर्स 100 न्यूटन्स, और पीछे लगेगा भाई साहब एफ मैक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस? N इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। N इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। व्हाट इज एफ मैक्स? इट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना है मेरा? 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है मेरा? 200। तो एफ मैक्स क्या होगा? एफ मैक्स हो जाएगा मेरा 60 न्यूटन्स। हो गया एफ मैक्स 60 न्यूटन्स। एफ मैक्स 60 न्यूटन्स हो गया। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग सकती है? 60 न्यूटन, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है, जो इससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक जाएगा आगे। तो नेट फोर्स का लिखेंगे अपन, नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज नेट फोर्स? 100 माइनस 60 इज मास कितना है? 20 ना। मास कितना है? 20 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये जगह 40 इज इक्वल्स टू 20A। तो ए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हो जाएंगे हमारे 40/20। 40/20 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया एक्सेलरेशन। अभी हम निकालेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। सो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सॉरी, कैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि सर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इज इक्वल्स टू, मान लेते कि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वैल्यू लिख देते इसकी 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2 इंटू टाइम कितना बोल दिया मैंने? 10 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा ut प्लस कितना हो जाएगा? हाफ a t स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू ut हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा हाफ। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 100। तो s इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसल 100 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर्स। सिंपल है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, और बाद में अगर आपको आगे कुछ कहा जाए तो उस हिसाब से डू अकॉर्डिंगली। जो सिचुएशन आपको फिर दिया है, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाओ, कोई सिचुएशन दिया होगा तो वह सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करो। दैट्स इट। चलो ऐसे ही एक इंक्लाइंड सरफेस वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लेते भाई साहब? इंक्लाइंड सरफेस वाला। ये ले लेंगे हम यहाँ पे एक ब्लॉक, वापस 20 kg का ले लेते हैं। म्यू की वैल्यू अभी यहाँ अपन ले लेंगे 0.2 ले लेंगे, एंगल ले लेंगे 37 डिग्री, 0.5 ले लेते, छोड़ो 0.5, एंगल ले लेंगे 37 डिग्री। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। नीचे लगेगा 200 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बेटा 200 cos 37 मतलब 160 न्यूटन, और ये हो जाएगा 200 sin 37 मतलब 120 न्यूटन। ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर लगेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या 120 न्यूटन्स मैक्सिमम फोर्सेस से ज़्यादा है या नहीं है। अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि इसके पहले के कंडीशन जो मैंने आपके लिखा दिए थे, है ना, ये न्यूमेरिकल में हमको पूछा नहीं है, बस हम वेरीफाई करके देख रहे हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? ये हो जाएगा मेरा 160 न्यूटन। व्हाट विल द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बेटा? ये हो जाएगा मेरा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है मेरा? 0.5 इंटू कितना है बेटा? 160। तो एफ मैक्स हो जाएगा मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग सकता है वो हो जाएगा मेरा 80 न्यूटन्स। और क्योंकि 80 न्यूटन्स जो फ्रिक्शनल मेरा मैक्सिमम लग सकता है वो 120 से कम है, तो ये हावी होगा ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू आ जाता मेरा 140, तो फिर 140 अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू होता तो फ्रिक्शन कितना लगता? 120 है। क्यों? क्योंकि लग तो 140 सकता है सर, लेकिन जरूरत 120 की ही है रोकने को, तो 120 ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 80 है और ये 120 है, 80 से ऊपर हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ब्लॉक जाएगा नीचे। अब ब्लॉक नीचे क्यों गया? क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसा होगा? ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे होगा आपका? एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। मतलब क्या बेटा कि आपका एंगल ऑफ ये कितना इंक्लिनेशन 37 डिग्री,
तो ये ऑब्वियस है ग्रेटर देन होगा। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? tan इनवर्स ऑफ म्यू। tan इनवर्स ऑफ म्यू कितना है मेरा? 0.5। अब देखो ना tan 1 ही 45 डिग्री होता है, तो 0.5 कितना होगा? शायद से 37 से कम ही आता होगा ये। tan 37 जो कुछ आता होगा, tan ऑफ 0.5 की जो वैल्यू है वो किससे कम आती होंगी बेटा? आपका 37 डिग्री से कम आती होंगी, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है? नीचे। तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये 37 डिग्री, ये एंगल ऑफ रिपोज से कैसा है? ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक आ रहा है नीचे। अगर आपका थीटा भी ज़्यादा होता तो फिर ब्लॉक नीचे नहीं आता। क्लियर है? तो चलो आइसोलेशन निकाल लेते हैं। अभी ब्लॉक का आएगा हमारा नीचे, तो लिख देंगे हम आइसोलेशन का है नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स। क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इज नथिंग बट मास ऑफ द ब्लॉक इनटू आइसोलेशन। व्हाट इज नेट फोर्स? 120 माइनस एफ मैक्स इज इक्वल्स टू मास 20 इंटू आइसोलेशन कितना? ए। व्हाट इज एफ मैक्स बेटा? एफ मैक्स कितना है? एफ मैक्स हमारा 80 न्यूटन से। इज इक्वल्स टू लिखेंगे 20 इंटू है भाई साहब, चमत्कार। आइसोलेशन दोनों 4 कैसे आ गया? 2 कैसे आ गया? ठीक है, वैल्यूज भी अलग नहीं बोलना हमने, यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा ले लिया वो आ गया अभी, जाने दो। नहीं तो ऐसा मत समझ लेना हमेशा 0.4 ही आता है, सॉरी 2 ही आता है। ठीक है, आ गया वो भी, नसीब अपना अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 इज इक्वल्स टू 20 तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी हो जाएंगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर है सीन? हो गया 2 मीटर। अभी अपन निकाल देंगे वापस वही कि ब्लॉक कितना नीचे आएगा, वापस से वही तो रहेगा। अगर एक्सेलेरेशन वही है तो वेलोसिटीज भी यही रहेंगी। चलो 5 सेकंड के लिए कर लेते हैं कि मान लो 5 सेकंड में ब्लॉक कितना नीचे आया। तो वापस यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है? 0 प्लस a कितना है? a है 2 और t कितना है? t 5। तो v कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। s इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ut प्लस क्या लिख देंगे? हाफ a t स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू ut हो जाएगा 0 प्लस हाफ a कितना है बोलो? 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। खचक खुचक, तो s हो जाएगा बेटा हमारा 25 मीटर। अरे सर 5 तो बराबर निकालो, 25 मीटर। 25 मीटर ब्लॉक आएगा हमारा नीचे। ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक इंक्लाइन वाला केस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अपन देखेंगे। चलिए एक बढ़िया न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे और थोड़े कुछ दिमाग की नसाएं बत्तियां खुल जाएंगी। ठीक है, देखो भाई साहब, वही इंक्लाइन सरफेस मान लेते हैं कि ये 37 डिग्री है। ये ले लेते हैं अपन 50 kg ले लेते, चलो 50 kg। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो आप, कितना लेते बोलो? 0.5 ले लेते, 0.5। ठीक है, और अभी ना फोर्स लग रहा है इधर, और वो भी लग रहा है फोर्स 100 न्यूटन्स। कितना लग रहा है फोर्स? 100 न्यूटन्स। तो बताना है कि सिस्टम कहाँ जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, क्यों जाएगा, और लगे हाथ फिर ये भी देख लेंगे अपन कि 10 सेकेंड बाद सिस्टम कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या सिस्टम की गति रहेंगी एंड ऑल दैट। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। यहाँ से आपको एट द एंड में कुछ चीज़ें मिलेंगी। ट्रेन, ठीक है, देखो नीचे कितना लग रहा है? 500 न्यूटन। 50 kg मतलब 500 न्यूटन। उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो? दिस कंपोनेंट विल बी 500 cos 37। सो 500 cos 37 क्या हो जाएगा हमारा? 500 cos 37 हो जाएगा हमारा 400। कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन्स। और ये कंपोनेंट हो जाएगा 500 sin 37 तो 300 न्यूटन्स। मतलब ये हो जाएगा mg cos 37, ये हो जाएगा mg sin 37। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, और अब यहाँ अपन फ्रिक्शन पहले इधर लिख देते थे, फ्रिक्शनल पहले से ही इधर लिख देते थे, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि सीन क्या है, सीन क्या है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सीन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमें कितना मिलेगा? डायरेक्ट हम लिख देंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन टू अस इस कितना? 400 न्यूटन्स। कितना है? 400 न्यूटन्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है यहाँ पे? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएंगी म्यू कितना है हमारा? 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 400। तो सीधा सीधा लिख देता हूँ 200 न्यूटन। खत्म। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, अभी तो मुझे प्यार हो रहा है इस न्यूमेरिकल से। 200 न्यूटन है बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अभी दूसरा सवाल खुद से पूछो कि ये ब्लॉक जाना कहाँ चाहता है? ये ब्लॉक कहाँ जाएगा?
ऊपर लग रहा है सर 100 न्यूटन जो हम खुद लगा रहे हैं, और नीचे उसके वेट के एक कंपोनेंट की वजह से लग रहा है सर 300 न्यूटन जो उसको नीचे लेके जाना चाहता है। फ्रिक्शन को फिलहाल मत कंसिडर करो। ब्लॉक कहाँ जाएगा? ब्लॉक में तो फ्रिक्शन तब आएगा सर जब रिलेटिव मोशन होगा। तो पहले देख तो लो जाना कहाँ चाहता है। ऑब्वियस है सर, आप लगा रहे 100 न्यूटन, नीचे लग रहा है 300 न्यूटन, तो ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। यहाँ तक सीन क्लियर है। अब जैसे ही ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा वैसे ही बोलेगा फ्रिक्शन, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तू जा कैसे रहा है? अभी तो मैं जिंदा हूँ। बोलेगा मैं ना जाने दूंगा। फिर कब तक रोकूंगा? जब तक है जान। कितनी है जान? 2000 न्यूटन। वही माँ, दो ज़्यादा ही हो गया डायलॉग। 200 न्यूटन जब तक है जान। 200 न्यूटन। 200 न्यूटन कहाँ लगेगा? रोकने के लिए। तो कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे। तो कहाँ लगेगा? अपनी पूरी क्षमता से 200 न्यूटन से इसको ये रोकने की कोशिश करेगा। और क्या ये सक्षम होगा? हो गया सक्षम। क्या रह गया? 300 न्यूटन। 100 और 200 300 न्यूटन, धरा का धरा ही रह गया, कहीं नहीं जाएगा। एक्सेलरेशन 0 अगर रेस्ट में होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा तो रेस्ट में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन अपन पहले ही अज्यूम करेंगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, तो धरा का धरा ही रह गया, कहीं गया ही नहीं। 10 सेकंड बाद वही, 20 सेकंड बाद वही, 30 सेकंड बाद भी वही सीन है। क्लियर है बेटा? चलो थोड़ा कुछ इसमें चेंज लाते। जैसे मान लो फोर्स अगर मैं 100 न्यूटन न लगाता, 50 न्यूटन लगाता, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाता? 50 न्यूटन, तो अभी भी ब्लॉक कहाँ जाना चाहता? अभी भी ब्लॉक कहाँ जाना चाहता? देखो नीचे ही जाना चाहता। अभी भी ब्लॉक कहाँ जाना चाहता है? नीचे ही जाना चाहता है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट। पूरी ताकत से रोकने की कोशिश किया, जब तक है जान 200 न्यूटन। 200 न्यूटन पूरा लगा दिया, रुक गया। रुका? नहीं रुका। 200 न्यूटन, 50 न्यूटन, 250 न्यूटन इधर लग रहे हैं फ्रिक्शन और अपनी वजह से, और नीचे कितना लग रहा है? 300 न्यूटन। तभी भी ये ब्लॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। फिर कितने से नीचे जाएगा? 50 न्यूटन से। तो इस केस में देखो अपन यहाँ पे ये जो है ना एफ की वैल्यू ये वेरिएबल लेते रहते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एफ की वैल्यू क्या लिया था बेटा? एफ की वैल्यू पहले थी हमारी 100 न्यूटन्स। तो फिर हमारा एक्सेलरेशन क्या था? नेट फोर्स 300 अपन ले लेंगे बेटा। 300 इधर पॉजिटिव ले लेते, इधर निगेटिव लेते। 300 माइनस 100 माइनस 200, तो नेट फोर्स हो गया 0। तो नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मास तो है लेकिन नेट फोर्स क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन क्या था? 0 पहले केस में जब 100 न्यूटन था। दूसरे केस में जब मैंने फोर्स कितना ले लिया? फिर एफ ले लिया बेटा मैंने 50 न्यूटन्स। कितना ले लिया? 50 न्यूटन्स। अभी सीन देखो क्या है? 300 माइनस 250 कितना है? अभी सीन 300 माइनस कितना लिखेंगे? 250 इज मास, दैट इज 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना? a। तो यहां से मैं क्या लिख सकता? 50 इज इक्वल टू 50a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, कहाँ है? नीचे है। खत्म। एस इज इक्वल टू, अब मान लो कि 2 सेकंड मत पूछा, 3 सेकंड मत पूछा, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जो लगा ना वो लगा दो। ठीक है, क्लियर है सीन यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर है। अगर फोर्स 50 न्यूटन ना होते हुए, 50 न्यूटन ना होते हुए और 100 न्यूटन भी ना होते हुए 200 न्यूटन होता सर, कितना होता? 200 न्यूटन होता। तो कर दो इसको 200। देखो सीन ही चेंज करना है, सीन ही तो चेंज करना है, तभी तो उतने अप्रोचेस से हम इसको पढ़ सकेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या क्या होता। 3 न्यूमेरिकल लेने से अच्छा 1 ही लो, लेकिन ऐसा लो कि 4 लोग पूछे क्या न्यूमेरिकल लिया है। वो रील चल रहा है ना अभी, इसलिए 3 की जगह 4 कर दिया मैंने। सर ठीक है, इसको बंद करता हूँ। क्लियर है? एफ लिख लो 200 न्यूटन। एफ लिख लो 200 न्यूटन। अब अगर एफ 200 न्यूटन है भाई साहब, 200 न्यूटन, ये है 300 न्यूटन, तो ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? वापस सर नीचे ही जाना चाहेगा। ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? नीचे ही जाना चाहेगा। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा अभी तो मैं जिंदा हूं। वो बोलेगा नीचे जा रहा है, अच्छा बच्चों नीचे जा रहा है, रुक रुक, ये ले 100 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन 100 ही क्यों है? आ तो 200 सकता है, लेकिन जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत कितनी की है? 300 200, सिर्फ 100 की जरूरत है, इसलिए चुपचाप 100 न्यूटन आया। खत्म। वो तो बोले अभी तो 100 जिंदा है और झेल सकता मैं तो जब आपका फोर्स कितना है? 200 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा है आपका यहाँ पे? 100 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या रहा है आपका यहाँ पे? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो फोर्स अभी आपका लग रहा है यहाँ पे 400 न्यूटन। कितना लग रहा है फोर्स? 400 न्यूटन। कर दो, 2 को मिटा दो, यहाँ पे 400 न्यूटन लगा दो। एक्सटर्नल फोर्स आप लग रहे हैं 400 न्यूटन। अब देखो क्या सीन है, अब ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है?
अब ब्लॉक जाना चाह रहा है ऊपर। सही, क्या ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। अब ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है, अब ब्लॉक जाना चाह रहा है ऊपर। 400 ज़्यादा है ना बेटा 300 से, फिर बोलेगा ऊपर जाना चाहता है, फ्रिक्शन। मैं अपना पार्टी बदल दूंगा, आ गया मैं इधर से, पहले लग रहा था उधर। क्यों? क्योंकि मोशन कहाँ हो रही थी नीचे, तो वो अपोज करेगा। अभी मोशन कहाँ होना चाहिए, 400 अपने लगे थे, 300 उसका वेट लगा रहा है, मोशन होना चाहिए ऊपर, तो बोलेगा फ्रिक्शन मैं लगूंगा 100 न्यूटन नीचे। कितना लगूंगा मैं? 100 न्यूटन नीचे, और रोक लूंगा सिस्टम को, कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक है जान। बहुत बोर हो गया सर डायलॉग अभी वो। कब तक रोक सकता है ये? 200 न्यूटन तक। तो ये 200 होने, मान लो ये पूरा का पूरा 200 लग गया, मतलब ये कितना होगा? बोलो बोलो, गेस करो गेस करो, गेस क्यों करो, सोचो कितना होगा। 500 न्यूटन तक तो ये हलेगा भी नहीं, मूव भी नहीं होगा, ओके ना। मान लो आपने फोर्स 500 न्यूटन भी लगा दिया, तभी भी ये 300 प्लस 200 न्यूटन फ्रिक्शन इसको रोक सकता है, क्योंकि ऊपर जाना चाहिए, फ्रिक्शन लगेगा नीचे। अब मान लो आपने फोर्स लगा दिया भाई साहब, फोर्स लगा दिया आपने 600 न्यूटन। कितना लगा दिया? 600 न्यूटन। 5 इरेज कर दूं, 6 लिख दो। ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? ब्लॉक जाना चाहेगा ऊपर, ब्लॉक जाना चाहेगा ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कितना लग सकता है? 200। जरूरत है कि हाँ सर 200 भी तो कम पड़ रहा है, अभी दिन बदल गए इसके, 200 भी तो कम पड़ रहा है। तो नेट फोर्स, अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा? पूरा का पूरा 200 न्यूटन, तभी भी ये सक्षम नहीं है उसको रोकने में। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज नेट फोर्स? 600 माइनस 300 माइनस 200, कितना? 600। अरे एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर है ना। एक्सेलरेशन कहाँ है? अभी ऊपर, तो ऊपर वाले पॉजिटिव। आप बोलोगे सर कभी नीचे के पॉजिटिव लेते, कभी ऊपर के। अरे भाई साहब एक्सेलरेशन देख कहाँ हो रहा है, जिधर एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव ले ले, बाकी छोड़ दे सब। एक्सेलरेशन इधर है, तो 600 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 300 माइनस लिखेंगे यहाँ पे 200 इज इक्वल टू मास कितना है? 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? a। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 50 a। तो a हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 सेकेंड बाद ब्लॉक की गति क्या रहेंगी? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम 10 सेकेंड, गति है 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यू टी प्लस लिख देंगे यहाँ पे हाफ, a कितना है? 2, टी स्क्वायर मतलब कितना? 10 था ना, तो 100। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे यहाँ पे 100 मीटर। कहाँ होगा बेटा? ऊपर। कहाँ होगा? ऊपर। तो यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल में हमने सब तरफ से, सब डायमेंशन पे इसको गेज करने की कोशिश की कि क्या क्या सीन हो सकता है, क्या क्या सीन हो सकता है। चलो और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी तरह का। चलो कुछ एंगल वेंगल पे फोर्स अपने यहाँ पे अपन ले लेंगे अभी, ठीक है। मान लो अगर वही ब्लॉक है, इसके ऊपर मान लो आप फोर्स लगा रहे हो इधर 100 न्यूटन, म्यू ले लेंगे 0.2, 10 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। वही सीन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहला काम, सुंदर बढ़िया से डायग्राम। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 10 kg। नीचे कितना लगेगा? 100 न्यूटन। ऊपर कितना लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन n। ये 100 है। अरे सर ये एंगल तो नहीं दिया आपने, ले लो बेटा, ये ले लो 37 डिग्री ले लो। तो आगे कितना लगेगा? 100 cos 37। इसके कंपाउंड्स बनेंगे 100 cos 37, 100 sin 37। तो cos 37 मतलब हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन। 100 sin 37 मतलब ये हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन। 100 cos 37, 100 sin 37, 60 न्यूटन। क्लियर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देखो ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है आगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे। कितना लग सकता है? F max विच इज इक्वल टू म्यू एन। क्या ब्लॉक ऊपर नीचे कर रहा है? नहीं सर, वर्टिकल मोशन हो नहीं रही है, तो लिख देंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ जी लग रहा है सर, वो वाई कम, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ऊपर लगने वाले फोर्सेस सर 60 और सर n, नीचे लगने वाले सर 100 सर इज इक्वल टू 100। तो n की वैल्यू हो जाएंगे हमारी 40 न्यूटन्स। नॉर्मल रिएक्शन अभी देखो, अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हमको कितना मिल रहा है? 100 नहीं मिल रहा है, 40 ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली लग नीचे 100 रहा है, मिलेगा भी 100, लेकिन वो 100 को 60 पहले ही, उसमें का वो 100 में का 60 पहले कौन दे रहा है?
ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, तो सिर्फ धरती को कितना देना पड़ेगा 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा, वो बनेगा सर म्यू एन। क्या हो जाएगा सर, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू 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 0.2 है सर, 0.2। एन कितना है सर, एन अभी तो निकला सर 40 न्यूटन। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लीकेबल, 8 है न्यूटन सर। इसके ऊपर तो ये लगा भी नहीं सकता, इसकी ताकत ही नहीं है लगाने की, क्लियर है। और फोर्स लग रहा है सर 80 न्यूटन, कितना लग रहा है सर 80 न्यूटन। ऑब्वियस है सर सिस्टम तो आगे ही जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो बहुत ही छोटा है एक्सटर्नल फोर्स के मुकाबले, कुछ नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा सा ही रोकेगा। व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज नेट फोर्स, 80 - 8 इज इक्वल्स टू मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना a, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 10a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। ओके। अच्छा क्या सर ये 100 न्यूटन ऐसे ना लगते हुए, सर थोड़ा सा सीन चेंज कर देते, ऐसा लगता 100 ही न्यूटन लग रहा है सर, कितना 100 न्यूटन। एंगल सर अभी भी 37 ही है। ऐसे मेरे मन में सवाल आ गया सर कि 37 न्यूटन पे लग रहा है, ये भी 10 kg है सर, और म्यू 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 0.2 ही है सर। क्या अभी भी सीन यही रहेगा सर, एक्सेलरेशन 7.2 रखा रहेगा। कोई बोलेंगे हाँ सर, कोई बोलेंगे ना सर, कोई बोलेंगे क्या पता बा, समोसा खाना है नहीं, कचौरी खाना है नहीं, फिर यार कोई तो पक्ष लो, हाँ नहीं तो ना का पक्ष लो, किसी पक्ष में रहना ही चाहिए। चलो लेट्स चेक, यहाँ पे सीन क्या आएगा। सबसे पहला काम भाई सुंदर सुशील बढ़िया सी डायग्राम। नीचे लगेगा बेटा हमारा 100 न्यूटन, ऊपर लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n। ये फोर्स के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, एक लगेगा इधर, एरोस देखो, एक लगेगा नीचे, इसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक नीचे। तो ये हो जाएगा 100 cos 37 मतलब 80 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा 100 sin 37 मतलब 60 न्यूटन्स। क्लियर है सीन। और कुछ हो रहा है क्या, हाँ नहीं बस इतना ही सीन है, क्लियर है। इसको अगर और अच्छे से बनाना है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो थोड़ा मतलब आपको अगर ये डायग्राम पसंद नहीं आएंगे तो कुछ नहीं, बस एरोजी चेंज कर दूंगा मैं। 100 न्यूटन्स, ऊपर लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन आपका n, क्लियर है। नीचे और लग रहा है आपका 60 न्यूटन्स, कितना लग रहा है 60 न्यूटन्स, और इधर लग रहा है बेटा 80 न्यूटन्स, कितना लग रहा है 80 न्यूटन्स। और ये है आपका 10 kg, कितना है आपका 10 kg। कुछ छूट गया क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म। चलो भाई साहब, क्या बॉडी ऊपर नीचे कर रहा है, नहीं, तो लिखेंगे समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, दिया लगाने का समय हो गया, ओके। f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस n माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना मिल रहा है सर, अभी 160 मिल रहा है सर नॉर्मल रिएक्शन। कितना मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन 160, यहाँ पे कितना मिल रहा था नॉर्मल रिएक्शन 40, यहाँ पे कितना मिल रहा है 160, वो अलग है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है सर, मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ मैक्स, ये हो जाएगा सर म्यू टाइम्स एन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू कितना है सर, म्यू 0.2 इंटू एन कितना है सर, एन 160, तो एफ मैक्स हो जाएगा सर 32 न्यूटन। कितना आ जाएगा एफ मैक्स 32 न्यूटन, एफ मैक्स हो जाएगा 32 न्यूटन, खत्म। क्या 32 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा सर। फ्रिक्शनल फोर्स तो आपने मिक्स कर दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा यहाँ पे 32 न्यूटन। क्या फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर पाएगा, यस सर, पूरी ताकत से लगा तभी भी अपोज नहीं कर पाएगा सर। 80 न्यूटन के सामने 32 न्यूटन है ही क्या। तो व्हाट इज नेट फोर्स देना, नेट फोर्स इन द सिस्टम इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल इक्विलिब्रियम है सर, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, क्योंकि 80 ज्यादा है 32 से। तो लिखेंगे सर यहाँ पे जिधर एक्सेलरेशन सर, जिधर एक्सेलरेशन वो बड़ा, तो 80 पॉजिटिव 32 नेगेटिव, मास कितना है सर 10, एक्सेलरेशन ए सर 32, कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा आई गेस। देखो गलत हो जाएगा मेरा नहीं सर, हाँ बराबर है 48 इस 10a। तो a की वैल्यू हो जाएंगे हमारा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था 7.2 और यहाँ पे कितना 4.8। मतलब सोचो कि अगर आप किसी टेबल को ऐसे पुल कर रहे तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे, एक्सेलरेशन आपको ज्यादा मिले उतने ही फोर्स से। लेकिन वही टेबल को अगर आप पुश कर रहे हो उतने ही फोर्स से आगे जाने के लिए, तो क्या करो आप और वजन बढ़ा रहे हो, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो नेट फोर्स को अपोजिशन बढ़ रहा है, नेट फोर्स को अगर अपोजिशन बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 4.8 यहाँ पे 7.2 फर्क है सर। फिर क्या करेंगे आपको पता है, एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये सीन ऐसा है, ये सीन ऐसा है, बताओ क्या दोनों किस में एक्सेलरेशन सेम है अलग है।
तो पहले तो आंसर इसका कि एक्सेलरेशन इज नॉट सेम, एक्सेलरेशन इज नॉट सेम। पहला पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेलरेशन इज नॉट सेम। व्हाई नॉट सेम, उसका रीजन भी देख लो। हो सकता है ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट सेम बिकॉज म्यू सेम है, मास भी सेम है, फोर्स भी सेम है, बट नॉर्मल रिएक्शन the block is getting is different। पहला। दूसरा, कौन से केस में एक्शन, ये देखो ये पुल टाइप हो गया, पुल कर रहे हैं आप इसको, क्या कर रहे हैं, पुल, और ये कर रहे हैं पुश। तो कौन से टाइप में एक्सेलरेशन ज्यादा है, A1 ज्यादा है, A2 ज्यादा है। तो मान लेते हैं A1 जो एक्सेलरेशन है ये किसका है, पुल का है, और A2 किसका एक्सेलरेशन है बेटा, पुश का है। तो कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है सर, A1 ज्यादा है A2 से। तो पुल इज बेटर देन पुश। पुल इज बेटर देन पुश। तीसरा पूछ सकते कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या है यहाँ पे A1/A2, कितना है A1/A2, ये है हमारा 7.2/4.8। तो आई गेस 2.43 आर 2.42 आंसर विल बी 1.5, नो यूनिट। मतलब देखो, अगर आपको ये इंडिविजुअली ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि देखो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला होता है, लेकिन वो होता है इन दोनों क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन से जो हमको कंक्लूजन मिलता है वो सार इन द फॉर्म ऑफ, वो जो सार होता है समरी, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस आपको दे देते कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लेकिन वो एक स्टेटमेंट जानने के लिए उसके पीछे ये पूरी हिस्ट्री है कि टू मूव द ऑब्जेक्ट फास्टर, पुश से अच्छा पुल है भाई साहब, पुल इज बेटर देन पुश। अगर मूव कराऊंगा जल्दी तो, है ना। A1 क्या था हमारा, पुल वाला था, इसको A1 बोल देंगे अपन, इसको A2 बोल देंगे, पुश वाला। दैट इज दैट। ऐसे भी पूछ सकते कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन पुल बाय पुश इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, पुश बाय पुल इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। ये तो सार है पूरा। मतलब देखो इन्विजिलेटर क्या करेगा मेजर केसेस में कि भाई आपको ऐसा रेडीमेड आंसर कभी नहीं मिलेगा कि अगर ये इंसान को पता है, देखो जिन्होंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपने जीवन में 2 साल के प्रैक्टिस में, उसके ऊपर से वो सीखा है, तो ही वो बच्चा ये आंसर को दे पाएगा। हालांकि वो एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन वो समझने के लिए बच्चे ने इतना पढ़ के वहां पे आना चाहिए, तब जाके वो बात बन रही है वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसको एक लाइन से समझ में आ जाए कि इसने कितना प्रैक्टिस किया इसके पहले, क्योंकि जो इसका आंसर दे पाएगा उसने ये किया ही होगा, तभी वो आंसर दे पाए। सो ये सीन होते हैं, ठीक है। तो शायद से ये वीडियो कितना मिनट का हो गया हमारा, अच्छा भाई साहब 47 का हो गया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो बहुत वीडियोस बनाना है इसके ऊपर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने ब्लॉक के फ्रिक्शन के ऊपर यहाँ पे ले लिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे अगले वीडियो में। अब बचा है प्योर प्रैक्टिस। और देखो कुछ चीज़ें जो होती है ना बेटा, ये हम थ्योरी में पूरा चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, कुछ चीज़ें होती है जो हम न्यूमेरिकल्स के जो कंक्लूजन्स होते हैं वहाँ से सीखते हैं, है ना। तो जितने वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बैठते जाएगा, हम उसके ऊपर हावी होते जाएंगे, हमको यूज टू होते जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, वही प्रैक्टिस, persistence। दिस इज द केस फॉर फिजिक्स, दैट्स इट। द मोर यू प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतनी ज़्यादा दुनिया आपको समझेंगे, फिर उतने डायमेंशन के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। सेम यही है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स का वर्ल्ड समझ पाओगे, उतना ज़्यादा आप यूज्ड हो जाओगे। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।